हाय एवरीवन। तो जैसा कि आप जानते हो, अब 2 दिन में मेंस आ रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सारे फॉर्मूले, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपके एक जगह रिवाइज हो जाए। और आपकी मैथ्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। सो आई एम स्टार्टिंग द सीरीज CRS कॉन्सेप्ट रिकैपिटुलेशन सीरीज ओनली फॉर 2 days। ऑब्वियस सी बात है, सारे फॉर्मूले, सारे कंसेप्ट रिवाइज होंगे हर चैप्टर के। 2 डे सीरीज है। आज हम लोग क्लास 11th के सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर रहे होंगे और कल क्लास 12th के। तो जब मैं CRS क्लास 11th की बात करता हूं, तो स्टार्ट होता है ये विद अ वेरी फंडामेंटल चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है भाई, ये थोड़ी लंबी वीडियो जाएगी। तुम्हें पूरा पूरा रिवाइज करना है, तुम्हें कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है, दिस डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन यू, यू एंड ओनली यू। जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करता हूं, तो आई हैव एफ एक्स इक्वल टू ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी। ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिनोट करता है विद द कंडीशन दैट ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, ऑल राइट। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है मेरे भाई? दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट बनता है दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इससे बाद अगर ये d ग्रेटर देन 0 होता है, तो देर आर 2 रियल रूट्स। ठीक है, ये वो बात है जो एकदम पता है, बट आपको लास्ट मोमेंट तक याद होनी चाहिए। d ग्रेटर देन 0 हुआ तो 2 रियल रूट्स, d इक्वल टू 0 पे 1 रियल रूट विद मल्टीप्लिसिटी 2। ये पूरी लाइन याद रखना है ना। मल्टीप्लिसिटी का मैंने क्वेश्चन एओडी रिवीजन में करा दिया है। 1 रियल रूट विद मल्टीप्लिसिटी 2। ठीक है, और d लेस देन 0 हुआ, अगर d लेस देन 0 हुआ तो देर आर नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ठीक है, तो d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0, d लेस देन 0, ये मेरे 3 केसेस बनते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। ठीक, नेक्स्ट चीज पर आते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं वीटाज रिलेशन। ठीक है, वीटाज रिलेशन या फिर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, तो ये होती है नेक्स्ट चीजें अपनी पढ़ाई की। तो जैसे मान लो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, और इसे रूट्स है अल्फा और बीटा। अच्छा, तो इसमें पहले तो एक बार तुम्हारा फैक्टर थ्योरम भी मैं रिवाइज करा दूं। अगर इसे रूट्स तुम्हारे अल्फा और बीटा है, तो तुम इस चीज को ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी को ऐसे भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू ए टाइम्स एच माइनस अल्फा इंटू एच माइनस बीटा। ठीक है, तो बीटाज रिलेशन से यहां से जब तुम कोएफिशिएंट कंपेयर करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए के इक्वल आता है, और अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए के इक्वल आता है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए एंड अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाय ए, ये हमारे पास रिलेशन आता है। ठीक है, नाउ दिस बीटा's रिलेशन कैन बी रिटन फॉर n डिग्री पॉलिनोमियल आल्सो। ठीक है, किसी n डिग्री के लिए भी हम लिख सकते हैं, बट जनरली हम लोग क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक केस 5th डिग्री तक जाते हैं। तो अगर मुझे थोड़ा सा इसे समझना है ना, तो मैं आपके जनरलाइज्ड वे में समझा देता हूँ। अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है ए एन एक्स टू दी पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन।
ठीक है, अब अपन पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन पे आ जाए थोड़ा, है ना। नॉट ओनली अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a n minus 2 h c power n minus 2 and so on till a1h plus a naught। अगर इस चीज से मैं जीरो कर रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए, आई शुड रिमेम्बर दैट, सबसे पहला मेरा जो ए एन होता है दैट इज कॉल्ड एज लीडिंग कोएफिशिएंट। ठीक है, जो भी डिग्री का कोएफिशिएंट होता है वो लीडिंग होता है। ठीक है, जब लीडिंग कोएफिशिएंट वन हो जाए तो उसे मोनिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, ये सब चीजें जो है मेंस टर्मिनोलॉजी यूज करता है। जब ए एन की वैल्यू वन हो जाए तो वो मोनिक पॉलिनोमियल बन जाता है। ठीक है, अच्छा, तो ए एन इज द लीडिंग कोएफिशिएंट। अब अगर मैं इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूट्स अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री एंड सो ऑन टिल अल्फा एन ले लूं तो मेरे पास बनता है अल्फा वन प्लस अल्फा टू से लेके अल्फा एन तक माइनस ऑफ ए एन माइनस वन बाय ए वन। ठीक है, फिर सम ऑफ रूट टेकन वंस एट अ टाइम, फिर सम ऑफ रूट टेकन टू एट अ टाइम। तो अल्फा वन अल्फा टू, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं समेशन वन लेस देन आई एंड आई हम लोग का हमेशा लेस देन जे रहता है, राइट। ठीक है, अल्फा आई जे, अल्फा आई अल्फा जे। ठीक है, ये वाली जो क्वांटिटी बनती है that is alpha 1 alpha 2 plus alpha 1 alpha 3 plus alpha 1 alpha 4 sum of roots taken 2 at a time। तो ये वाली जो मेरी क्वांटिटी बनती है that is equal to a n minus 2 by a n। ठीक है, और इस तरह से जब हम लोग चलते जाते हैं तो जब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आता है वो आता है माइनस वन की पावर एन ए नॉट बाय ए एन। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है बेसिकली बीटास रिलेशन होता है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास रिलेशन बनते हैं। ठीक है, तो ये मेरे जो एक क्यूबिक इक्वेशन दी हुई हो अब सिंपल सी, तो जैसे क्यूबिक इक्वेशन है ए एच क्यूब प्लस बी एच स्क्वायर प्लस सी एच प्लस डी, है ना, इक्वल टू जीरो। तो मेरे पास जो सम ऑफ द रूट्स आता है, रूट्स का जो सम आता है दैट इज अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री प्लस अल्फा फोर, वो मेरा होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, सम ऑफ द रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, अल्फा वन अल्फा टू, अरे यार यहाँ पे तो तीन ही रूट है ना, अल्फा वन अल्फा टू प्लस अल्फा टू अल्फा थ्री प्लस अल्फा थ्री अल्फा वन, ये बनता है सी बाई, और अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री ये बनता है माइनस डी बाई। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन आती है, राइट। दीज आर द कंडीशंस दैट वी गेट। नाउ आफ्टर दिस हमारे पास कुछ और चीजें आती है बीटा रिलेशन में, आगे बढ़ते हैं जब हम इसी तरह से आप फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल के भी लिख सकते हो, राइट। उसमें सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम एंड सम ऑफ रूट्स टेकन थ्री एट अ टाइम भी आ जाएगा। अच्छा,
तो ये तो हो गया रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, जिसे हम लोग बीटाज रिलेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है और इसी का जो है जेई में सबसे ज्यादा सवाल बनाता है, जेई वाला। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखें। अच्छा, बीटाज रिलेशन के तुरंत बाद कॉन्सेप्ट आता है रिडक्शन एंड न्यूटन्स फॉर्मूला। रिडक्शन एंड न्यूटन्स फॉर्मूला। अगर आपको रिडक्शन लगाना आता है तो आपको न्यूटन्स फॉर्मूला की उतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रिडक्शन एंड न्यूटन्स फॉर्मूला, मैं उन टीचर्स में से हूँ जो न्यूटन्स फॉर्मूला एक्सप्लिसिटली यूज नहीं करता हूँ, मैं रिडक्शन से ही कर देता हूँ, राइट। बट आज से टाइम पे ये नेसेसिटी बन गई कि आप न्यूटन्स फॉर्मूला भी पढ़ाओ। यू नेवर नो जिस टाइप का सवाल आ रहा है। ठीक है, तो रिडक्शन इज बेसिकली मैं हायर डिग्री को लोअर डिग्री में लाता हूँ। मैं हायर डिग्री को लोअर डिग्री पे लाता हूँ। I bring higher degree polynomial to a lower degree polynomial. तो जो मेरा हायर डिग्री पॉलिनोमियल होता है दैट इज नथिंग बट, जैसे मानो मुझे इक्वेशन दी हुई हो एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन बराबर 0। ठीक है, और मुझे एक्स टू दी पावर 5 प्लस, या मेरे को मान लो एक्स की पावर 100 प्लस समथिंग समथिंग फाइंड करना है, राइट। एच सी पावर 100, तो मुझे एच सी पावर 100 में मेरे को कुछ निकालना है। ठीक है, तो मैं तुम्हें ये प्रोसेस समझा दे रहा हूँ, ये प्रोसेस तुम अंडरस्टैंड कर लो। ठीक है, बाकी तो तुम संभाल लोगे। ठीक है, तो रिडक्शन देखो कैसे लगता है। जैसे ही एच क्यू प्लस एच प्लस वन 0 है, मैंने एच से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास आएगा एच टू दी पावर 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस एच बराबर से 0। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ एच टू दी पावर 4 को माइनस एच स्क्वायर माइनस एक्स। फिर मैंने एच फिर से मल्टीप्लाई किया तो एच सी पावर 4 बन जाएगा माइनस एच क्यूब माइनस एच स्क्वायर, और मैंने एच क्यूब की जगह क्या डाल दिया, माइनस एच माइनस वन। ठीक है, एच क्यूब मेरा क्या है, माइनस एच माइनस वन। तो यहां से अपन ने डाला माइनस ऑफ एच माइनस वन। ठीक है, तो बेसिकली अपन इसे क्वाड्रेटिक तक रिड्यूस कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ एच स्क्वायर प्लस एच प्लस वन, वॉट, एच टू दी पावर 5। ठीक है, इस तरह से मैं एच एक एक बार मल्टीप्लाई करके रिड्यूस करता चल सकता हूँ टू फाइंड व्हाट इज नेसेसरी फॉर मी। ठीक है, वहां आपको पैटर्न देखने को मिलेगा, ट्राई टू ऑब्जर्व द पैटर्न, है ना। पैटर्न क्या मिलेगा कि एच का जो कोएफिशिएंट है वो पावर, मतलब एन, जैसे मतलब एच सी पावर 4 में जो यहाँ पे एच स्क्वायर का कोएफिशिएंट बन रहा होगा ना, वो जिस 4 से रिलेटेड होगा, सेम रिलेशन 5 पे आएगा। तो ये पैटर्न ऑब्जर्व करना कोएफिशिएंट में क्या बन रहा है। ठीक है, दैट इज नोन एज द रिडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, बाकी न्यूटन फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर मेरा एक पॉलिनोमियल है ए एन एच टू दी पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एच टू दी पावर एन माइनस वन and so on till a1x plus a naught equal to 0, और मेरा Sn शो करता है sum of the roots, sum of the nth power of the roots of the polynomial, that is alpha 1 की पावर n प्लस अल्फा 2 की पावर n से लेके अल्फा n की पावर n। तो मेरे पास जो रिलेशन आता है दैट इज ए एन एस एन प्लस ए एन माइनस वन एस एन माइनस वन and so on till a1 s1 plus a naught, and this thing is equal to 0.
तो ये वाला जो रिलेशन है दैट इज नोन एज न्यूटन्स फॉर्मूला, ठीक है। दिस इज नोन एज न्यूटन्स फॉर्मूला। न्यूटन्स फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां से हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वीटास रिलेशन, ठीक है, रिडक्शन एंड न्यूटन्स फॉर्मूला, ठीक। इससे बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, ठीक है, रिवीजन के लिए, वैसे ये पहले आना चाहिए था बट ठीक है थोड़ा लेट हो गया, है ना। फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम है ना, ये यार बड़ा इंपॉर्टेंट है जी के नजरिए से, ये एडवांस नजरिए से भी काफी काफी इंपॉर्टेंट है, फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम। तो फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम हम लोग कैसे लगाते हैं, देख लो कि अगर ये पॉलिनोमियल है जिसके रूट्स है अल्फा एंड बीटा, अगर पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है जिससे रूट्स है अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एंड सो ऑन टिल अल्फा एन, तो पी ऑफ एक्स मैं हमेशा ऐसे लिख सकता हूं, पी एक्स इक्वल टू ए एन, उसका लीडिंग कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड विद एक्स माइनस अल्फा 1 into x minus alpha 2 into x minus alpha 3 and so on till x minus alpha n, ठीक है। px can be always written like this, ठीक है। अब एक बड़ा अच्छा सवाल बनता है यहाँ पे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन x माइनस अल्फा 1, है ना। ना यहाँ पे बहुत टाइप टाइप के सवाल बनते हैं, जैसे यहाँ पे आपसे वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे के 2 माइनस ए वन इंटू 2 माइनस ए टू इंटू 2 माइनस ए थ्री ऐसा कुछ पूछ लेता है, राइट। तो उसमें आपको ले देके पी ऑफ 2 निकालना है ना, तो इस टाइप के मैनिपुलेशंस आपको दिमाग में बैठे होने चाहिए, राइट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक जो इसमें बड़ी अच्छी वाली प्रॉब्लम बनती है वो ये वाली बनती है कि 1 अपॉन एक्स माइनस अल्फा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस अल्फा 2 से लेके 1 अपॉन एक्स माइनस अल्फा एन, ये क्या बनेगा, राइट। तो इसको अगर मुझे फाइंड आउट करना है ना, तो मैं इसमें बहुत एक सिंपल सी चीज, सिंपल सा फंडा लगाता हूँ। फर्स्ट मैं लोगैरिथम ले लेता हूँ बोथ द साइड, ठीक है। मेरे पास आता है ln ऑफ p ऑफ x, ln ऑफ p ऑफ x मेरा बन जाता है an, वो ऐसा भी बनता है ln an, ठीक है, प्लस ln ऑफ x माइनस अल्फा 1 प्लस ln ऑफ x माइनस अल्फा 2 एंड सो ऑन टिल ln ऑफ x माइनस अल्फा n, ठीक है। ये रूट्स हमारे पास रहते हैं। अब मैं बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दूंगा, अब मैं बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो डिफरेंशिएशन लगाते ही ये बन जाएगा 1 बाय पी एक्स इंटू पी डैश एक्स, ठीक है। और ये बन जाएगा 1 अपॉन ln ऑफ ए एन का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, और ये यहां से आपके पास 1 अपॉन एक्स माइनस अल्फा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस अल्फा 2, और ऐसे चलते चलते 1 अपॉन एक्स माइनस अल्फा एन तक आ जाएगा, ठीक है। तो p डैश एक्स बाई पी एक्स बराबर बनता है तुम्हारा 1 अपॉन एक्स माइनस अल्फा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस अल्फा 2 एंड सो ऑन टिल 1 अपॉन एक्स माइनस अल्फा एन। तो यहां से हमारे पास फैक्टर थ्योरम का एक ये यूज बनता है। अब रिमाइंडर थ्योरम में थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। रिमाइंडर थ्योरम में आपको कुछ चीजें तो पता होगी कि अगर मैं x माइनस ए से पी एक्स को डिवाइड करूं, तो जो मेरा रिमाइंडर है दैट इज ऑलवेज p ऑफ a, राइट। p of a is my remainder,
एक तो ये चीज हो गई। रिमाइंडर थ्योरम में दूसरा आता है कि मैं अगर पीएच को कंटीन्यूअस प्रोडक्ट से डिवाइड करूं या मैं पीएच को जीएच से डिवाइड करूं, ठीक है, अगर मैं पीएच को जी ऑफ एच से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरे को कुछ चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर पॉलिनोमियल लेट अस से आर ऑफ एच आ रहा है, दिस इज लेट अस से रिमाइंडर पॉलिनोमियल, आर ऑफ एच यहाँ पे मेरा रिमाइंडर पॉलिनोमियल है। तो मेरे को सबसे पहले तो पता है कि मेरा जो डिग्री ऑफ आर ऑफ एच है दैट विल बी लेस देन डिग्री ऑफ जी ऑफ एच, ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो आप हमेशा आर एच से पॉलिनोमियल लोगे जिसकी डिग्री जी ऑफ एच से कम होगी, ठीक है। तो इसका मैं एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लो मैंने x टू दी पावर 2024 को x टू दी पावर 2024 को x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 से डिवाइड करा तो क्या रिमाइंडर आएगा, ठीक है। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन होता है इस टाइप का कि अगर मैंने x की पावर 2024 को x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 से डिवाइड किया तो क्या ही रिमाइंडर आएगा। तो इसमें जो रिमाइंडर है दैट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट। देखा कैसे होगा। तो ये जो मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है ये बनता है मेरा x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे लीनियर फैक्टर आ जाए इस टाइप से, राइट। अच्छा, नाउ क्योंकि मेरे डिवाइजर की डिग्री स्क्वायर है तो मेरे जो रिमाइंडर की डिग्री आएगी वो एटमोस्ट 1 हो सकती है, ठीक है। रिमाइंडर की डिग्री एटमोस्ट 1 हो सकती है। तो मैं मेरे रिमाइंडर पॉलिनोमियल को ax प्लस बी मान लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने बोला कि ये जो रिमाइंडर पॉलिनोमियल है ये तो ax प्लस बी होगा। अगर इस पॉलिनोमियल जो मैं सिर्फ x माइनस 4 से अगर मैं x टू दी पावर 24 को, तो अब समझना मैं x टू दी पावर 24 को बेसिकली इस टाइप से लिख सकता हूँ ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 24 यानी कि x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू जी एक्स, जो जी एक्स कोएफिशिएंट पॉलिनोमियल है जिसका मेरा कोई काम नहीं है, प्लस रिमाइंडर पॉलिनोमियल आर एक्स, ठीक है। तो मेरे पास बेसिकली अब यहां से क्या आएगा, मेरे पास आर ऑफ 4 की वैल्यू आ जाएगी, आर ऑफ माइनस 4 आर ऑफ 4 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 4 की पावर 2024 और आर ऑफ माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, आर ऑफ -1 की वैल्यू आ जाएगी 1। आर ऑफ 4 मेरा बेसिकली क्या है, दैट इज 4a प्लस बी, दैट इज 4a प्लस बी, 4a प्लस बी 4 की पावर 2024 है और a प्लस बी मेरा सॉरी माइनस a प्लस बी मेरा 1 है। तो इन दोनों इक्वेशन से मुझे a और b मिल जाएंगे और मेरा रिमाइंडर पॉलिनोमियल आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है रिमाइंडर थ्योरम का यूज होता है इन पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी टाइप का जो है क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो रिडक्शन ये अभी तक आपने जितना ये सब आपके याद होना चाहिए, these are the very basics of the quadratic equation and polynomial। इसका जो लास्ट सेगमेंट आता है दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज द नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। देखिए रूट्स का नेचर क्या होता है ये हम लोग कैसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स और डिस्कस हो गया, अरे लोकेशन ऑफ रूट्स, ठीक है, लोकेशन ऑफ रूट्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जो जेई मेंस और एडवांस का बहुत बहुत फेवरेट है, ठीक है। लोकेशन ऑफ रूट्स का सवाल आता है, एक लोकेशन ऑफ रूट्स बहुत फेवरेट होता है जेई का और एक तुम्हारा ये वीटास रिलेशन, ठीक है, वीटास रिलेशन, ये दोनों जेई के काफी फेवरेट टॉपिक्स में आते हैं, ठीक है। लोकेशन ऑफ रूट्स एंड वीटास रिलेशन, ठीक है। लोकेशन ऑफ रूट समझना है मुझे तो हम लोग ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक्सप्लिसिटली पढ़ते हैं कि अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y बराबर ax स्क्वायर
प्लस बी एच प्लस सी टाइप सी। अच्छा मेरे पास लोकेशन ऑफ रूट सी बात आ रही है, y बराबर ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी, मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर इसमें मेरा इसमें मैं दो केसेस ले लेता हूँ। पहला केस रहता है मेरा a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर मेरा a ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो अब हमारे पास तीन केस बनते हैं। देखो जब भी a ग्रेटर देन 0 था तो पैराबोला हमेशा ऐसा आएगा, ओपन अपवर्ड्स, ठीक है। तो a ग्रेटर देन 0 में जो सब केसेस बनते हैं वो आता है कि अगर d ग्रेटर देन 0 हुआ, अगर d इक्वल टू 0 हुआ और अगर d लेस देन 0 हुआ। अगर मेरा a ग्रेटर देन 0 होता है तो उस केस में मेरा जो ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है, c यहां से, ठीक है। अगर मेरा a ग्रेटर देन 0 हुआ तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, राइट। हो सकता है आपका c लेस देन 0 भी हो, ठीक है, आपका c लेस देन 0 हुआ तो भी मेन बात तो यही रहेगी, ठीक है। तो जब आपका a ग्रेटर देन 0 है तो आप कुछ चीजें ऑब्जर्व करो कि ये वो दो, और d ग्रेटर देन 0 है तो ये वो दो पॉइंट है जो बेसिकली आपके रूट्स अल्फा 1 एंड अल्फा 2। तब आप देख सकते हो कि जो मेरा p ऑफ x है या मेरा जो y है वो नेगेटिव है बिटवीन द रूट्स, नेगेटिव है बिटवीन द रूट्स एंड पॉजिटिव अदरवाइज, ठीक है। तो अगर मेरा x अल्फा 1 से अल्फा 2 के बीच में आता है इस केस में, किस केस में a ग्रेटर देन 0 d ग्रेटर देन 0 में, तो मेरा जो p ऑफ अल्फा p ऑफ x है वो मेरा हमेशा लेस देन 0 आएगा, ठीक है, बिटवीन द रूट्स एंड बियॉन्ड द रूट्स इट इज पॉजिटिव, मतलब या तो h ग्रेटर देन अल्फा 2 हो या फिर h लेस देन अल्फा 1, ठीक है। तो ये तो मेरा पहला केस हो गया कि a ग्रेटर देन 0 d ग्रेटर देन 0 वाला। फिर जब मेरा d इक्वल टू 0 आता है, जब मेरा d इक्वल टू 0 आता है तो मेरा ग्राफ ऐसा कुछ बनता है, ठीक है। वो एक पॉइंट पे से कट मारेगा और फिर ऊपर चला जाएगा। तो इस केस में तुम देख सकते हो कि जो तुम्हारा p ऑफ x है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। p ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये कंडीशन तुम्हें याद रखनी है वहां पे, ये कंडीशंस यू हैव टू रिमेंबर देम, क्योंकि एग्जाम में मान लो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देके उसने बोल दिया कि px इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसका मतलब तुम्हें बेसिकली a ग्रेटर देन 0 और d इक्वल टू 0 साइमल्टेनियसली लगा देना है, ठीक है। फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ d लेस देन 0। जब मेरा d लेस देन 0 होता है देन देयर आर नो रियल रूट्स, तो ये बस ऐसे बन जाता है। तो यहाँ पे तुम्हें पता होना चाहिए कि px इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल, ठीक है। और यहाँ पे भी फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल है ये बात। तो ये वाला जो कंडीशन है या ये वाला जो मेरा केस बनता है, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट केस होता है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है कि px इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। तो इस पे जैसे तुम्हें पता होगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 लोगे तो इसका डिस्क्रिमिनेंट इज ऑलवेज लेस देन 0 और a ग्रेटर देन 0, तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है। इसमें नेक्स्ट केस आता है जब मैं बात करता हूं मेरा a लेस देन 0 हो जाए अगर, तो a लेस देन 0 में कहानी पलटने लगती है। अगर मेरा d ग्रेटर देन 0 है तो ये अब इन्वर्टेड पैराबोला आएगा, ठीक है, इस तरह का कुछ, ठीक है। c नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कंक्लूजन्स बदलते नहीं है, ठीक है। तो लेट अस से अगेन ये वाला रूट है अल्फा 1 और ये वाला रूट है अल्फा 2, इस टाइप से कुछ। तो अब तुम देख सकते हो कि बिटवीन द रूट्स ही पॉजिटिव है और बियॉन्ड द रूट्स नेगेटिव है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि px इज ग्रेटर देन 0 और px एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये हर पॉलिनोमियल के लिए ट्रू है ऐसा नहीं है, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू अल्फा 1 अल्फा 2,
ठीक है, अगर डी ग्रेटर देन 0 हुआ। और उसके अलावा ये क्या होता है, एल्स पी एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, इससे बाद क्या होता है मेरे पास यार, कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन क्या बनती है यार, नेक्स्ट कंडीशन ये बनती है कि अगर मेरा पी एक्स एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ए लेस देन 0 है और डी लेस देन, और डी इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, देखो मेरा a लेस देन 0 है और मेरा d बेसिकली इक्वल टू 0 आ रहा है, तो उस केस में मेरा जो c है ना, दैट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 0। ये समझ रहे हो? वैसे भी तुम ये बात समझोगे कि मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 हो रहा है और मेरा a लेस देन 0 है, तो मेरे c को तो बेसिकली लेस देन 0 होना ही पड़ेगा। ये बात समझ में आई? तो उस केस में तो मेरा c विल बी ऑलवेज लेस देन 0। अगर मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है और a लेस देन 0 है, तो c को भी लेस देन 0 होना पड़ेगा, बेसिक मैथ्स है। a लेस देन 0 होते ही ये पॉजिटिव हो जाएगा, बी स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव नंबर से सम 0 हो नहीं सकता, तो नेगेटिव बनाने के लिए c को लेस देन 0 होना पड़ेगा। तो इस केस में तुम देख सकते हो कि तुम्हारा जो px है दैट इज लेस देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल। एंड सिमिलरली मेरा जो लास्ट केस बनता है वो बनता है ऐसा कुछ कि मेरा a लेस देन 0 है और मेरा d लेस देन 0 है, तो उस केस में मेरा px इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल। ठीक है, तो अच्छे से ये वाला सेगमेंट रिवाइज कर लेना। लोकेशन ऑफ रूट से काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। ठीक है, लोकेशन ऑफ रूट्स। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है वो बनता है तुम्हारा लोकेशन ऑफ रूट्स। हाँ, एक टॉपिक जो कराना मैं चाह रहा था, थोड़ी मिसलेनियस इक्वेशंस जो बनती है ना, मिसलेनियस इक्वेशंस जो बनती है, तो जब मैं मिसलेनियस इक्वेशन की बात करता हूँ ना, एक टाइप की बड़ी फेमस इक्वेशन होती है सिमेट्रिक बाई क्वाड्रेटिक्स। अगर मेरे पास कुछ इस टाइप का लिखा है, ax to the power 4 plus bx cube प्लस 1 मिनट, मतलब x to the power 4 प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3x प्लस 1, है ना। जैसे इस टाइप की जो ये इक्वेशन लिखी है जिसमें ये और ये सिमेट्रिक है और ये सिमेट्रिक है और एक्स क्यूब इज मिसिंग। ठीक है, एक्स क्यूब जो है वो मिसिंग हो, तो अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर से, और ये इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो मुझे दिख ही रहा है कि एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो मैं बोथ साइड एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से बेसिकली मेरे पास बनता है एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर -2 प्लस 3 टाइम्स, अच्छा एक्स क्यूब भी रहेगा, एक्स क्यूब भी रहेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर है ना, तो एक्स प्लस 1 बाई एक्स, और बेसिकली एक्स स्क्वायर का कुछ भी कोएफिशिएंट हो फर्क नहीं पड़ता। 1 मिनट, सिमेट्रिक बाई क्वाड्रेटिक की जब बात हो रही तो एक्स क्यूब का कोई भी कोएफिशिएंट हो दैट डज नॉट मैटर्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन एक्स क्यूब और कांस्टेंट का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। ठीक है, एक्स क्यूब और कांस्टेंट का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, ये और ये कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए,
ठीक है, और ये वाला जो एफिशिएंट सेम होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही मैं एच स्क्वायर से डिवाइड करूंगा ये बन जाएगा एच स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3h। देखो ये बन जाए एच स्क्वायर प्लस 3h प्लस c प्लस 3/h प्लस 1/h स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये एच स्क्वायर और 1/h स्क्वायर का मैं क्लब कर दूंगा और इसमें मैं h प्लस 1/h होल स्क्वायर -2 लिख दूंगा। यहां से अपन ने 3 कॉमन लेके h प्लस 1/h कर दिया और यहाँ पे ये प्लस c इक्वल टू 0 कर दिया। तो यहां से मैं h प्लस 1/h तो t ले लूंगा, तो मेरे पास इक्वेशन आएगी t स्क्वायर प्लस 3t प्लस c -2 बराबर 0। ठीक है, तो यहां से मेरे पास ये वाला मैनिपुलेशन आप याद रखना कि जब आपकी सिमेट्रिक बाइक्वाड्रेटिक मतलब जब h क्यूब और h का जो एफिशिएंट सेम हो और hc पावर 4 और कांस्टेंट सेम हो, hc पावर 4 का जो एफिशिएंट और कांस्टेंट सेम हो, तो उस केस में हमारा इस टाइप का मैनिपुलेशन करते हैं कि h स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। एक इसमें आता है कि तुम्हारा मान लो h माइनस a की पावर 4 प्लस h माइनस b की पावर 4 प्लस h माइनस c की पावर 4 ऐसा ऐसा 0 है। तो इसमें हम लोग बेसिकली h माइनस एवरेज, इन सब का एवरेज जो भी आएगा ना a1 प्लस a2 से लेके an तक अपॉन n, इसको t मान लेते हैं और वहां से सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है कि मान लो तुम्हारा जो क्वाड्रेटिक सब कंटिन्यूड प्रोडक्ट है ना, जैसे ah स्क्वायर प्लस bh प्लस c a1h स्क्वायर प्लस b1h प्लस c1 इंटू a2h स्क्वायर प्लस b2h प्लस c2 एंड सो ऑन। तो इनका जब तुम ओपन करो ना तो ऐसे पेयर करना कि या तो h का जो एफिशिएंट सेम रहे, h का जो एफिशिएंट सेम हो या कांस्टेंट सेम हो। ठीक है, तो इस तरह से पेयर बनाना कि कांस्टेंट सेम हो या वो सेम है। तो जैसे मुझे प्रूफ करना रहता है ना इसमें, जैसे मान लो ये बढ़िया सवाल होता है कि h इंटू एच प्लस 1 इंटू एच प्लस 2 इंटू एच प्लस 3, ये हमेशा परफेक्ट स्क्वायर ही आता है। तो अब इसका ओपन करने का तरीका समझो, इसलिए ओपन करने का तरीका देख लेना। जैसे मेरे को ये 4th डिग्री पॉलिनोमियल दिया हुआ है, राइट। तो यहां से मेरे को दिख रहा है कि यहां से इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो मुझे कोएफिशिएंट ऑफ h3 मिल जाएगा और इन दोनों को भी कंबाइन करूंगा तो कोएफिशिएंट ऑफ h3 मिल जाएगा। तो जब मैं इसे ओपन करना स्टार्ट करूंगा तो मैं इसे ऐसे ओपन करूंगा h इंटू एच प्लस 3 इंटू एच प्लस 1 इंटू एच प्लस 2 और वो मेरा बन जाएगा एच स्क्वायर प्लस 3h मल्टीप्लाई में एच स्क्वायर प्लस 3h प्लस 2। उसके बाद मैं एच स्क्वायर प्लस 3h तो बेसिकली t पुट कर दूं तो ये बन जाएगा t टाइम्स t प्लस 2। अच्छा एक मिनट, सम ऑफ है ना प्लस 1, ये हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होता है। दिस इज ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर है ना। प्रोडक्ट ऑफ एनी 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स प्लस 1 इज ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाता है ना। तो t इंटू टी प्लस 2 आ गया और प्लस 1 है, तो ये बेसिकली तुम्हारा t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 बन जाता है विच इज इक्वल टू t प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये मैनिपुलेशन ना पता हो और तुम ओपन करते रह जाओगे फिर ब्रैकेट c, ठीक है, दैट बिकम्स अ टेडियस जॉब। ठीक है, तो ध्यान में रखना इस टाइप के मैनिपुलेशन सब। ठीक है, और इसमें लास्ट वाला जो मैं बता देता हूँ, ठीक है, दैट इज x टू द पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1। इस चीज को तुम कैसे लिख सकते हो,
ध्यान रखना ये हमेशा तुम ऐसे लिख सकते हो, एच स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर तो माइनस एच स्क्वायर। यहां से ये बन जाता है एच स्क्वायर माइनस एच प्लस 1 इंटू एच स्क्वायर प्लस एच प्लस 1। ये बनता है एच सी पावर 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिवीजन, थ्योरी रिवीजन यहाँ पे होता है समाप्त। अब अपन करेंगे चालू नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज स्ट्रेट लाइंस, है ना, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करते हैं, एंड दैट इज and now we will start with straight lines. Straight lines. ठीक है, व्हाट इज अ स्ट्रेट लाइन ये आप सबको पता होगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइंस में से। तो सबसे पहले तो स्ट्रेट लाइन में जो आता है वो आता है इक्वेशन ही है, इक्वेशन वगैरह आती है। ठीक है, तो फटाफट से हम सारी टाइप की इक्वेशन देखते जाते हैं ना, एनालिसिस फटाफट से। तो पहला आता है y इज इक्वल टू एम एच प्लस सी। ठीक है, y इज इक्वल टू एम एच प्लस सी, ये होती है स्ट्रेट लाइन की बेसिक इक्वेशन। एम स्लोप सी इंटरसेप्ट। जब मैं 1.2 पॉइंट फॉर्म की बात करता हूं तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं। ठीक है, ये होता है मेरा 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट अगर मेरे पास एक पॉइंट है x, y, ठीक है, एक पॉइंट है मेरे पास लेटेस्ट से x, y, और उससे r डिस्टेंस पे मेरे को एक पॉइंट लेना है एट एन एंगल थीटा। ठीक है, इससे r डिस्टेंस पर मुझे एक पॉइंट लेना है एट एन एंगल थीटा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर मेरे x डैश y डैश आते हैं तो अपन लिख सकते हैं x डैश बराबर x प्लस r क्रॉस थीटा, और y डैश एज y प्लस r साइन थीटा। y डैश बराबर y प्लस r साइन थीटा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आता है, तो यहां से आपको देखना होगा कि x माइनस एक्स वन बाय क्रॉस थीटा बराबर y माइनस वाई वन बाय साइन थीटा इक्वल टू r। ये भी एक प्रॉपर्टी हो जाती है, राइट। ठीक है, दिस वाज द थर्ड पॉइंट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में ना ये वाला पोलार फॉर्म जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पोलार फॉर्म याद रखना, पोलार फॉर्म यूज हो जाता है बहुत बार स्ट्रेट लाइन से अंदर। ठीक है, दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पोलार फॉर्म। ठीक है, उससे बाद आ जाता है इक्वेशन ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस है। ये वो सारी चीजें जो बिल्कुल बेसिक लेवल पर चलती है ना, ये सब आपको याद होना चाहिए। तो अगर मेरे को एक लाइन दी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, और मुझे एक लाइन चाहिए इससे पैरेलल। ठीक है, इससे पैरेलल वाली लाइन और इससे परपेंडिकुलर वाली लाइन की इक्वेशन अगर मुझे लिखनी है तो जो लाइन पैरेलल आती है उसकी इक्वेशन बनती है ए एक्स प्लस बी वाई
प्लस C1 इक्वल टू 0, जहां पे ये C1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं इसमें h नॉट कॉमा y नॉट डाल देता हूं, where h naught comma y naught is the point through which this line is passing। और जब मुझे परपेंडिकुलर लाइन लाना है तो उसकी इक्वेशन बनती है bh माइनस ए वाई प्लस C1 इक्वल टू 0, और ये C1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए सेटिस्फाइड विद h नॉट कॉमा y नॉट। ये लाइन h नॉट कॉमा y नॉट किसी एक पॉइंट आपको गिवन होगा जिससे वो पास करती है, तो ये पैरेलल लाइन की इक्वेशन होती है, परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन होती है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक, तो यहां तक की तो जो है एकदम बेसिक बेसिक बात है, फॉर्मूला बेस्ड बातें हो रही। ठीक है, अच्छा अब थोड़े फॉर्मूला और देख लो, उसके बाद अपन थोड़े कंसेप्चुअल पॉइंट्स पे जाते हैं। सिर्फ एक होता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन। भाई मैं डिस्टेंस फॉर्मूला और वो नहीं रिवाइज करवा रहा हूँ, वो तो आई थिंक आपको पता ही होगा, अंडर रूट h2 माइनस h1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन, नॉट ऑफ अ लाइन, फ्रॉम अ लाइन। तो किसी भी एक पॉइंट का एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगी। लेट अस से मेरी लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, और मैंने पॉइंट ले लिया है h1 y1, तो इससे जो लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी दैट विल बी ah1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये होती है अपनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस p। ठीक है, perpendicular distance from a line is given by ax1 plus by1 plus c upon under root a square plus b square। ठीक है, perpendicular distance from the line ax plus by plus c equal to 0। इससे बाद मेरे पास क्या पॉइंट आता है, फॉर्मूलाज में तो आई थिंक ये वाले पॉइंट होते हैं। ठीक है, ठीक है, देन आपकी एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आती है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन, एंगल बाइसेक्टर की जो इक्वेशन आती है, तो दैट इज गिवन बाय ax, मतलब मान लो एक लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इन दोनों लाइंस को बाइसेक्ट करने वाली लाइन की जो इक्वेशन होती है दैट इज गिवन बाय a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, that is equal to plus minus and plus minus of a2x plus b2y plus c2 divided by under root of a2 square plus b2 square। ठीक है, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर बराबर प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द एंगल बाइसेक्टर इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें दो चीज आती है कि विच वन इज योर अक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड विच वन इज योर ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो ये जब मुझे निकालना होता है तो मैं सबसे पहले क्या चेक करता हूँ, मैं C1 और C2 का सेम साइन है या नहीं, ये चेक करता हूँ कि C1 और C2 सेम साइन के हैं या नहीं। जैसे ही मेरा ये चीज मैं चेक कर लेता हूँ कि C1 और C2 यस मेरे सेम साइन के हैं, दे आर ऑफ द सेम साइन, तो उससे बाद मैं क्या करता हूँ, मैं a1 a2 प्लस b1 b2 का साइन चेक करता हूँ, a1 a2 प्लस b1 b2। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो अक्यूट एंगल बाइसेक्टर पॉजिटिव के साथ आएगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर नेगेटिव के साथ आएगा।
ठीक है। और सिमिलरली अगर a1 a2 प्लस b1 b2 लेस देन 0 है, तो मेरा acute एंगल बाइसेक्टर नेगेटिव के साथ आएगा और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर पॉजिटिव के साथ आएगा। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट आता है, दैट इज सेंटर्स ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, थोड़ा ट्राइंगल पर आ जाते हैं। ट्राइंगल्स की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइंस में जो है ट्राइंगल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, राइट। ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रिलैटरल्स, तो क्वाड्रिलैटरल्स ही और ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, है ना। बहुत क्वेश्चन करवाए मैंने जे 2024 रिवीजन प्लेलिस्ट में, जिससे तुम्हें काफी फायदा मिला होगा। अगर नहीं करें तो अभी भी टाइम है, जाके कर लो क्वेश्चंस, है ना। इट विल हेल्प यू, इट विल बेनिफिट यू। देखो ट्राइंगल्स में तुम्हारे पास क्या रहता है, सबसे पहले तो समझो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कैसे लेना है ना। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल में हमेशा वो फॉर्मूला तो है ही तुम्हारे पास, हाफ मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यू हैव दैट फॉर्मूला, आई नो, बट दैट इज नॉट अ गुड मेथड टू फाइंड एरिया ऑलवेज। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड करने का एक मेथड तुम ये लगाओ कि BC की इक्वेशन फाइंड कर लो, BC की इक्वेशन फाइंड कर लो। ठीक है, जैसे ही मेरे पास B और C की इक्वेशन आ जाएगी, तो मैं A से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकता हूँ। A से मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट कर लूंगा, लेट अस से AD। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी D, और ये BC तुम्हारे पास बेस लेंथ भी आ जाएगी। BC की इक्वेशन फाइंड कर लो और A का उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो। A का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो। ठीक है, और उससे बाद क्या करो, उससे बाद क्या करो, BC लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल दो। तो एरिया बन जाएगा तुम्हारा हाफ इंटू डी, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू डी इंटू BC। तो ये तो होता है हमारा पहला पॉइंट ट्राइंगल से अंदर। ठीक है, अच्छा, so this is the first point, the area of a triangle is given by this formula। अच्छा, सेकंड पॉइंट, जो तुम्हारा इन सेंटर होता है ना, अब आ जाओ सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल पर। तो स्टार्ट तो सेंट्रोइड से करते हैं ना, लेट्स स्टार्ट विद सेंट्रोइड। तो लेट्स से मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC। ठीक है, सच दैट इनके मीडियंस, है ना, सेंट्रोइड इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द मीडियंस। मीडियंस मतलब वर्टेक्स और मिड पॉइंट को कनेक्ट करने वाली लाइनें। ठीक है, तो ये जो मेरा पॉइंट बन रहा है, दिस इज द सेंट्रोइड G। अब G जो है इस ट्राइंगल तो बेसिकली 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इन सारे ट्राइंगल्स का एरिया इज सेम। ठीक है, because ratio of areas of triangle is equal to ratio of the bases। ठीक है, तो उस टाइप का जो है, लाइक अगर मैं ये वाला ट्राइंगल देखूं, तो ये लेंथ और ये लेंथ सेम है ना। तो उस तरह से जब हम देखते हैं, फिर इस वाले ट्राइंगल में ये बेस रोमन है, फिर इस तरह बेस रोमन है, तो एरिया सेम आ जाता है। तो ये 6 ट्राइंगल आर ऑफ सेम एरिया। ठीक है, तो सेंट्रोइड जो है बेसिकली 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। और सेंट्रोइड का जो मेरा फॉर्मूला होता है, दैट इज आपको पता होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3 बाय 3। ठीक है, ठीक, इससे बाद मेरे पास आता है सेंट्रोइड
ठीक है, दिस वाज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, थर्ड आता है आपके पास सर्कम सेंटर, या अच्छा पहले इन सेंटर कर लेते हैं, इन सेंटर। ठीक है, इन सेंटर क्या होता है? इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्रायंगल। जब भी मैं एंगल बाइसेक्टर्स की इंटरसेक्शन की बात करता हूं तो दे इंटरसेक्ट एट इन सेंटर। ओके, है ना? तो ये जो है बेसिकली मेरे एंगल बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, दैट इज नोन एज द इन सेंटर एंड आई। ठीक है, अब तुम्हें एक चीज पता होनी चाहिए कि इन सेंटर का डिस्टेंस है ना, लेट से ये इन सेंटर है, तो ये बेसिकली अगर लेट से आई A1, आई लेट से ये वाला पॉइंट C1 है, ये वाला पॉइंट A1 है, ये वाला पॉइंट B1 है, तो यहां से आपके पास एक बेसिकली सर्कल बनेगा। ठीक है, विच इज टेंजेंट टू ऑल द साइड्स, जिसको हम लोग इन सर्कल बोलते हैं। तो आई A1 इज परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, आई A1 इज परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, तो इन सेंटर में मेरे पास चीजें होती है कि आई A1 इज परपेंडिकुलर टू BC, आई B1 is perpendicular to AC, and IC1 is perpendicular to AB। ठीक है, नाउ हमारे पास ये जो IA1 ये सारे इन रेडियस होते हैं। ठीक है, दीज आर ऑल इन रेडियस, और ये इन रेडियस जो है दैट इज इक्वल टू एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। ठीक है, दिस इज अ फॉर्मूला यू ऑल नो। ठीक है, ठीक, इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई। ऑलराइट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि लेटर से मुझे इन सेंटर ही फाइंड करना है, तो इन सेंटर फाइंड करने का तरीका क्या होता है? अगर मेरा ए H1 कामा Y1 है, ये मेरा H2 कामा Y2 है, और ये मेरा H3 कामा Y3 है, देन मेरी ये वाली लेंथ स्मॉल ए है, ये वाली लेंथ स्मॉल बी है, ये वाली लेंथ स्मॉल सी है, तो मेरा जो इन सेंटर है उसका जो x कोऑर्डिनेट आता है, x कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर दैट इज गिवन बाय AH1 plus BH2 plus CH3 अपॉन A plus B plus C। ये समथिंग लाइक वेटेड मीन्स है। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर क्या आता है? मेरा y कोऑर्डिनेट आता है AY1 plus BY2 plus CY3 upon A plus B plus C। ठीक है, ठीक है, H इन सेंटर यह आता है, y कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर यह आता है, और इससे बाद मेरे पास आता है कि जैसे H इन सेंटर आ गया, Y इन सेंटर आ गया, राइट। अब मुझे मान लो इन इन सेंटर तो आ गया है ना, एंगल बाइसेक्टर की एक इक्वेशन निकालनी हो। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालना तो वो कैसे आता है? ठीक है, तो बहुत सारे केसेस बनते हैं। ठीक है,
एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालने का बेस्ट तरीका बताता हूँ, जिस भी साइड के रिस्पेक्ट में निकालनी है। यू हैव एन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है, देयर इज एन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अगर ये मेरा डी पॉइंट है, ठीक है, एंड एडी इज माय एंगल बाइसेक्टर, तो मुझे एडी की इक्वेशन बतानी है। और ये तीनों पॉइंट मुझे गिवन है, ठीक है। तो मेरे को पता है कि ए बी बाई ए सी इक्वल टू बी डी बाई सी डी, ठीक है। तो यहां से मेरे पास ये रेशियो आ जाएगा। तो मैं सेक्शन फॉर्मूला लगा के सेक्शन फॉर्मूला लगा के डी पॉइंट फाइंड आउट कर सकता हूँ। सेक्शन फॉर्मूला लगा के मैं डी पॉइंट फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो मेरे पास बी डी बाई सी डी ए बी बाई ए सी के बराबर आ जाएगा। जैसे मेरे पास डी पॉइंट आ जाएगा, तो ए डी की इक्वेशन में टू पॉइंट फॉर्म से निकाल सकता हूँ, टू पॉइंट फॉर्म से निकाल सकता हूँ, ठीक है। सो दिस इज द एंगल बाइसेक्टर इक्वेशन, जो हम लोग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से ट्रायंगल में लगा सकते हैं। एक चीज याद रखना, मान लो उसने तुम्हें इन सेंटर दे दिया, ठीक है, इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल दे दिया और एक साइड की इक्वेशन दे दी, तो तुम अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करते हुए एंगल बाइसेक्टर की भी इक्वेशन निकाल सकते हो। कहने का मतलब, जैसे मान लो तुम्हें मैंने ये ट्रायंगल दिया है ए बी सी, ठीक है, मैंने तुम्हें बीसी की इक्वेशन दे दी और मैंने तुम्हें इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल बता दिया। तो तुम्हें बस इतना दिमाग लगाना है कि ये जो लाइन होगी ना, ये लाइन बेसिकली परपेंडिकुलर रहती है ना, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये लाइन परपेंडिकुलर है क्योंकि ये टैंजेंट है टू द सर्कल, ठीक है। बीसी इज बेसिकली टैंजेंट। तो तुम्हें बीसी के परपेंडिकुलर एक लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, बीसी के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, बीसी के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, एंड दैट विल बी पासिंग थ्रू आई। तो यहां से तुम ये भी निकाल सकते हो, पासिंग थ्रू आई, ठीक है। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाती है ना, तो रिमेंबर दिस वन, है ना। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए, मुझे लग रहा है मेंस इस बार दे सकता है ये वाला, कि उसने इन सेंटर दे दिया और उसने साइड लेंथ एक साइड की इक्वेशन दे दी, तो तुम्हें इक्वेशन निकालनी है तो तुम इस तरह से निकाल सकते हो, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट इन सेंटर। इससे बाद आता है सरकम सेंटर, ठीक है। सरकम सेंटर क्या है? सरकम सेंटर इज बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो अगर एक ट्राइंगल है तो इसमें जितने भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो होता है बेसिकली हमारा सरकम सेंटर, ठीक है। इसका आप लोग बोल सकते हो, लेट्स से सरकम सेंटर इज डिनोटेड बाय एच, नहीं, सरकम सेंटर किससे डिनोट होता है? एच से, ओ से। सरकम सेंटर एच से, ऑर्थो सेंटर ओ से। इससे बाद अगर एक सर्कल बनाया जाए, है ना, तो सरकम सेंटर इज बेसिकली द सेंटर ऑफ द सरकम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। अगर मैं एक सर्कल बना देता हूं which passes through all the three vertices, so that is a circumcircle। तो मेरे पास यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी फिर बन के आती है, दैट एच ए इक्वल टू एच बी इक्वल टू एच सी। तो यहाँ पे अब तुम चीजें देख सकते हैं, जैसे ये एंगल और ये एंगल सेम आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये साइड लेंथ सेम है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ अच्छे ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स वो बना सकता है, ठीक है। ये दोनों एंगल सेम आएंगे और ये दोनों एंगल सेम आएंगे। इस तरह से जो है तुम्हारा
एक ये कॉन्फ़िगरेशन बनता है। प्लस एक प्रॉपर्टी याद रखना कि अगर मैं इस पॉइंट को, ये वाला जो पॉइंट है, इसे रिफ्लेक्ट कर दूंगा BC पे, तो दैट विल लाई ऑन द सर्कम सर्कल। तो अगर मैं A को रिफ्लेक्ट कर दूं BC पे, तो दैट लाइज ऑन सर्कम सर्कल। और ये सिमिलरली B और C के लिए भी ट्रू है। ठीक है, कि मैं B को रिफ्लेक्ट कर दूं AC से, तो लेट से A का रिफ्लेक्शन आया A1, B का रिफ्लेक्शन आया B1 और C का रिफ्लेक्शन आया C1। तो ये भी जो है बेसिकली सर्कम सर्कल पे पॉइंट्स लाई करते हैं। ठीक है, एंड दिस इज अ वेरी गुड प्रॉपर्टी। सो प्रूफ आप बाद में भले ही कर देना। ठीक है, तो सर्कम सेंटर में अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस है वो सर्कम सेंटर बन जाता है। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस इज सर्कम सेंटर। अब ये क्यों ट्रू है, ये तो इजीली प्रूव कर सकते हो तुम, क्योंकि अगर मैं यहां से एक सर्कल बना दूं, तो ये वाला एंगल मेरा 90 डिग्री है, एंड एंगल इन अ सेमी सर्कल इज बेसिकली 90 डिग्री। तो ये वाला जो मेरा पार्ट है AC जो है, दैट इज अ डायमीटर। तो मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर क्या होता है, सेंटर। तो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस क्या हो गया, सर्कम सेंटर। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस हो गया सर्कम सेंटर। So we have a circumcenter, we have in center, we have circumcenter, and then we have finally the orthocenter. ठीक है, orthocenter. तो orthocenter is nothing but intersection point of, orthocenter is nothing but intersection point of altitudes. अच्छा, एक चीज मैं यहाँ बताना भूल गया था। जो सेंट्रॉइड है ना, वो मीडियन जो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है। सेंट्रॉइड जो है वो सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है। ठीक है, सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है। एक बार फिर से देख लेंगे। ऑर्थो सेंटर क्या है, ऑर्थो सेंटर इज बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ प्रॉपर्टीज नहीं बनती है एज सच, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। ठीक है, ठीक है, POI ऑफ एल्टीट्यूड्स। ठीक है, और इसमें एक चीज याद रखना कि जब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर लेट्स सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही ऑर्थो सेंटर होता है। जिस वर्टेक्स में 90 डिग्री बनता है ना, दैट इज द ऑर्थो सेंटर। ये वाला पॉइंट ही ऑर्थो सेंटर होता है। This point itself is the ortho center, the point of intersection of altitudes of the right angle triangle is the ortho center itself. ठीक है, that becomes your ortho center. इससे अलावा क्या आता है, ortho center हो गया, circum center हो गया। ठीक है, अब हम लोग की एक प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट बनती है कि लेटर से एक मेरे पास ऑर्थो सेंटर है, सेंट्रॉइड है और सर्कम सेंटर है। तो ये वाली जो लेंथ होती है OG:GH, ये 2:1 होती है। OG:GH इज ऑलवेज 2:1। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास इनमें से कोई दो कोऑर्डिनेट है, तो तुम्हारे पास तीसरा कोऑर्डिनेट हमेशा आ सकता है सेक्शन फॉर्मूला लगा के, है ना, इंटरनल डिवीजन है। तो सेक्शन फॉर्मूला तो आई होप तुम सबको पता है। ठीक है, दिस इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट प्लस दिस इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट बाय इनका सम। ठीक है, इंटरनल में, एक्सटर्नल में सब्ट्रैक्ट का साइन आ जाता है बीच में।
ठीक है, तो दिस वाज द ऑर्सा सेंटर की प्रॉपर्टी। और जो मैंने सेंट्रोइड की बताई थी कि अगर ये मेरी मीडियन है तो इसी, ठीक है, दिस इज द मीडियन, तो सेंट्रोइड बेसिकली से 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। AG/GD इज इक्वल टू 2:1। तो ये भी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन से अंदर। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है टॉपिक स्ट्रेट लाइंस में, स्ट्रेट लाइंस में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनता है, ठीक है, जिससे इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं। वैसे मैंने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस मेंस में तो आते हुए देखा नहीं है, तो आई डोंट थिंक मेंस में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आता है। मैंने रिवीजन सीरीज में वीडियो करवा रखा है, ठीक है, तो इन केस तुम्हें लगता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस तुम्हें है सिलेबस में, तो 2024 प्लेलिस्ट से सवाल ले लेना, उसमें वैसे भी कोई ज्यादा थ्योरी है नहीं। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वगैरह तो सिलेबस से हटा दिया गया, रोटेशन ऑफ एक्सिस अभी था ही नहीं। तो आई थिंक मोर एंड लेस स्ट्रेट लाइन से हमारा अच्छा खासा रिवीजन हो गया, एंगल बाइसेक्टर वगैरह सब मिला जुला के। क्वाड्रिलैटरल सी प्रॉपर्टी हाँ थोड़ी रिवाइज करवा देते हैं। जैसे सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि एक स्क्वायर में क्या क्या होता है। सारी साइड्स इक्वल होती है, ठीक है, डायगोनल्स परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट भी करते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। रेक्टेंगल के केस में डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट नहीं करते, ठीक है। रेक्टेंगल में डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं बट दे आर नॉट बाइसेक्टिंग ईच अदर, पहली बात, दे आर परपेंडिकुलर, ठीक है। सेकेंडली ये वाला जो, नहीं बाइसेक्ट तो करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल में भी बाइसेक्ट करते हैं। आई थिंक डायगोनल्स आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो भी होता है। तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल, ठीक है, ये तो ये हो गया। रोम्बस में तुम्हारे डायगोनल्स जो है वो 90 डिग्री पे आए, ऐसा जरूरी नहीं है, बट दे डू बाइस। रोम्बस में जो है तुम्हारे डायगोनल्स 90 पे आते हैं, तो रोम्बस में जो है तुम्हारे डायगोनल्स 90 पे आते हैं, पहली बात। दूसरी बात जो तुम्हारा ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है। और एक फॉर्मूला याद रखना है, यहां से तुम डिराइव कर सकते हो कि फॉर एनी पैरेललोग्राम, किसी भी पैरेललोग्राम के लिए, वो चाहे स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, डायगोनल हो, रोम्बस हो या जनरल पैरा ये हो पैरेललोग्राम हो, तो अगर x1 y1 x2 y2 h3 y3 और h4 y4 ये तुम्हारे 4 पॉइंट है ना, तो बेसिकली डायगोनल्स आर कंकरेंट और उनका मिड पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमारे पास होता है h1 प्लस h3 बाय 2 बराबर h2 प्लस h4 बाय, ठीक है। अच्छा नहीं, नॉर्मल पैरेललोग्राम में तो जरूरी नहीं है कि बाइसेक्ट करे, ठीक है, नॉर्मल पैरेललोग्राम में जरूरी नहीं होता है। So you must remember that h1, h2, h3 अगर मुझे given है, तो h4 can be find out by h1 plus h2 minus h3 and y1 can be y4 can be find out by y1 plus y2 minus y3, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड देम। और यहाँ पे जो है हमारा स्ट्रेट लाइन सा रिवीजन होता है फिनिश, ठीक है। और अब अपन लोग आते हैं फॉर्मूला रिवीजन ऑफ सर्कल्स में, ठीक है।
सर्कल्स, व्हाट आर सर्कल्स, है ना। सर्कल्स का फॉर्मूला रिवीजन कर लेते हैं। सर्कल से रिवीजन पे आते हैं तो देखो सर्कल्स में जो है रेडिकल सर्कल, रेडिकल एक्सिस, ये सब जो है मेन से सिलेबस में नहीं आता है, ठीक है। तो उससे अलावा की चीजें जो है सर्कल्स में आती है। तो सबसे पहले तो आपको जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन इज एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। फिर सेंटर अगर एच के हो तो एच माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई, है ना। दैट इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ठीक है। इससे बाद आपके पास क्या रहना चाहिए सर्कल्स में, ठीक है। थोड़ी ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज याद रखना। सबसे पहले तो ये वाली कि डायमीटर जो है किसी भी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है। तो अगर मेरा ए बी एक डायमीटर है तो दैट विल बी, और एंगल मतलब 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो ए बी विल बी डायमीटर, एनी चॉर्ड सबटेंड इन 90 डिग्री डायमीटर। तो ये तो पहली बात हो गई, ठीक है। दूसरी बात यह आती है कि ये अगर मेरी चॉर्ड है ए बी, ठीक है, और ये मेरा सेंटर है तो सर्कल है, तो सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन प्लॉट को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है ना। तो रिमेम्बर दिस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। उससे बाद एक अच्छा प्रॉपर्टी रहता है, मतलब ये यूज में आए ना आए बोला नहीं जा सकता ना, मे भी आ जाए मे भी ना आए, कि एंगल सबटेंडेड ना, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। उसके बाद ये जाता है कि एंगल्स सबटेंडेड बाय द सेम chords आर इक्वल। लेट अस से ये मेरी एक chord है, ठीक है। अगर ये ऐसे भी बना रहे तो ये chord है जो दो एंगल सबटेंड कर रही, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल आते हैं, ठीक है। उससे बाद फिफ्थ पॉइंट इज कि अगर मेरा ये सर्कल है, ठीक है, दिस इज माय सर्कल, ठीक है। ये सारे थोड़ा आपका प्रॉपर्टीज पता हो तो आपके पास जो है बेनिफिट रहता है, ठीक है। दिस इज लेट अस से ए बी एंड दिस इज लेट अस से सी डी, और ये पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ए पी इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, ठीक है। तो ये हो गया, है ना, प्रॉपर्टी ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब कुछ इक्वेशन पे आ जाओ। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर मेरी सर्कल की इक्वेशन है, तो एक तो तुम्हें टेंजेंट की इक्वेशन पता होनी चाहिए। टेंजेंट इज गिवन बाय एक्स एच वन प्लस वाई वाई वन बराबर आर स्क्वायर, ठीक है। टेंजेंट अगर मेरे जनरल सर्कल का लिखना है तो वो आता है एक्स माइनस एच इंटू एक्स वन माइनस एच प्लस वाई माइनस एच इंटू वाई टू माइनस एच बराबर आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया टेंजेंट की इक्वेशन। नॉर्मल, अगर मुझे सर्कल के नॉर्मल की बात करनी है तो दैट इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो रेडियस की इक्वेशन ही नॉर्मल की इक्वेशन हो जाती है। सर्कल में जो रेडियस है दैट इज द नॉर्मल, क्यों, क्योंकि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया, इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट होता है ये, ठीक है। नॉर्मल इज द रेडियस।
इसके बाद अगर मुझे रिवाइज करना है तो थोड़ा मैं टेंजेंट सीकेंट की ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज रिवाइज करना चाहूंगा कि अगर मेरे पास P एक पॉइंट है, ठीक है, सच दैट पी ए पी बी इस तरह से कट करते, और पी टी मान लो कि सीकेंट ऑफ द सर्कल है, तो पी ए मल्टीप्लाई में पी बी दैट इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है ना, पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी टी स्क्वायर। इससे बाद क्या आता है, पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी टी स्क्वायर नॉर्मल रेडियस, ठीक है, टेंजेंट हो गया। इससे बाद क्या अपन कर सकते हैं, then we have let's say PA into PB is equal to PT square. Let's say now we have something like chord bisected at x comma k. Chord bisected at h comma k. उससे इक्वेशन आती है बाय S1 इक्वल टू टी, ठीक है, S1 इक्वल टू टी, तो दैट इज एच एच प्लस वाई के इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर तो कट ही जाता है, एच 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 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर एच टाइम्स एच प्लस वाई टाइम्स के, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ chord bisected at h comma k, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, ठीक है। एज आ जाता है तुम्हारा डायरेक्टर सर्कल, ठीक है, देन यू हैव अ डायरेक्टर सर्कल, ठीक है। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, है ना। डायरेक्टर सर्कल इज नथिंग बट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, जैसे दो टेंजेंट, लेट्स से ये सर्कल है, ये पॉइंट है P, और ये लेट्स से अपने दो परपेंडिकुलर टेंजेंट है, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन। तो OA is perpendicular to PA and OB is perpendicular to PB, है ना। सॉरी, क्या बोल रहे, ये तो भैया AP और BP, AP is perpendicular to BP, है ना, ये वाली चीज है। तो ये अगर मेरा सर्कल है h स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन इज गिवन बाय h स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया। इससे बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि अगर x1 कमा y1 एंड x2 कमा y2 डायमीटर है, तो ये लार्जेस्ट जो सर्कल होता है, पहली बात तो दिस इज द लार्जेस्ट सर्कल पॉसिबल, लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल है ये, और इसकी इक्वेशन आती है h माइनस h1 इंटू h माइनस h2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो सर्कल्स में तो मेन से हिसाब से बस इतना पोर्शन ही आपके सिलेबस में रहता है। जब हम सर्कल्स एडवांस से लिए पढ़ेंगे, जे एडवांस वर्कशॉप होगी, उसमें हम लोग फैमिली ऑफ सर्कल
और रेडिकल सेंटर रेडिकल एक्सिस जैसे टॉपिक्स भी कवर करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्कल सा रिवीजन इज फिनिश्ड और नाउ वी स्टार्ट द रिवीजन ऑफ क्रोनिक सेक्शंस। ठीक है, क्रोनिक सेक्शंस आ जाओ स्टार्ट करें। आ जाओ भाई। So when I talk about क्रोनिक सेक्शंस तो मुझे थोड़ा रजिस्टर निकाल देने दो ताकि वो पता चल जाए क्या क्या पढ़ाना है। चलो भाई फटाफट थ्योरी रिवीजन कराए तुम्हारा एक फॉर्मूला रिवीजन। तो भाई क्रोनिक सेक्शंस में आपका सबसे पहला जो वो आती है टर्मिनोलॉजी जिससे से ये चैप्टर बना, दैट इज इसेंट्रिसिटी ई। ठीक है, इसेंट्रिसिटी इज रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट from focus upon ratio तो अलग है, distance of point from focus to distance of point from डायरेक्ट्रिक्स, है ना। और ये चीज कांस्टेंट होती है, दिस थिंग इज कांस्टेंट। और जब ये कांस्टेंट चीज, इस कांस्टेंट चीज हम लोग बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। ठीक है, दैट इज ई। जब ये ई की वैल्यू 1 होती है तो हमारे पास पैराबोला आता है। जब ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है तो हमारे पास हाइपरबोला आता है। और जब ई की वैल्यू लेस देन 1 आती है तो हमारे पास एलिप्स आता है। ठीक है मेरे बच्चे, अब यहाँ पे आपको चीजें समझनी है। ठीक है, समझने की कोशिश करना। ठीक है, पैराबोला से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो दिस इज द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, जब मैं इस पैराबोला की बात करता हूं तो यहाँ पे ये जो मेरा 4a है, ठीक है, इसमें ये जो a है, दिस डिनोट्स द फोर्ट्रेस ऑफ पैराबोला। दिस डिनोट्स द फोर्ट्रेस ऑफ पैराबोला। ठीक है, इसके बाद आता है डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। डायरेक्ट्रिक्स इज द लाइन x इक्वल टू -a। अच्छा, मैं भी आपके बहुत ही अच्छा सवाल मैंने अपनी प्लेलिस्ट में डिस्कस किया हुआ है पैराबोला में, है ना, जहाँ पे कुछ पॉइंट्स का यूज हुआ था, तो वो मैं बताता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। ठीक, अच्छा, अगर मैं इस पॉइंट को ना, ये वाला पॉइंट आता है -a,0। ठीक, अब ये तो हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x में। अब और क्या क्या जो इंपॉर्टेंट है पहले सारे डिस्कस कर लो। एक आता है आपका लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? एनी डबल ऑर्डिनेट दैट पास थ्रू द फोकस। और फिर तुमने बोला डबल ऑर्डिनेट क्या होता है? तो एक ऐसी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज नोन एज डबल ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये एक लेटेस्ट रेक्टम एक ऐसी डबल ऑर्डिनेट है विच पासेस थ्रू द फोकस। ये होता है लेटेस्ट रेक्टम एंड दिस इज योर दिस इज योर डबल ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ऑल लेटेस्ट रेक्टम्स आर डबल ऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, फोकल चॉर्ड इज एनी चॉर्ड दैट पासेस थ्रू फोकस। ठीक है, तो ये सारे आपके पॉइंट्स याद होने चाहिए। ठीक है, सेंटर हो गया पॉइंट बाइसेक्टिंग एवरी चॉर्ड ऑफ द कोनिक सेक्शन। एक ऐसा है ना, बट सेंटर चला अभी आपके सिलेबस में नहीं है ना। सेंटर ऑफ पैराबोला, जैसे पैराबोला हैज नो सेंटर। ठीक है, बट इन जनरल भी जो सेंटर के थोड़े बहुत क्वेश्चन होते थे वो आई थिंक अभी तो है नहीं सिलेबस में। ठीक है, तो जैसे y स्क्वायर इक्वल टू 4x अगर मैं पैराबोला की बात कर रहा हूं,
ठीक है, तो अब इसमें और क्या चीजें बनती है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। ठीक है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट those are given by 8t square comma 280, 8t square comma 280 for y square equal to 4ax। जब y square equal to 4ax है तो x होता है 80 स्क्वायर और y होता है 280। ठीक है, दैट इज द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन पैराबोला। तो अब एक काम करते हैं, अगर मुझे फटाफट से पढ़ना है ना, तो इससे पढ़ने का जो बेस्ट मेथड मेरे हिसाब से है वो है कि अपन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एच स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो एक साथ एनालाइज कर दे। ठीक है, जो माइनस वाले हैं उसमें तुम्हें सिर्फ एक ही जगह माइनस ए डालना है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं तो दे विल बी 80 स्क्वायर कमा 280। इसमें क्या आएंगे, इसमें आएगा 280 कमा 80 स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहली बात पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट। ठीक है, फोकस ए कमा 0, इसका फोकस 0 कमा ए पे आएगा। ठीक है, इसका वर्टेक्स तो खैर दोनों का ओरिजिन ही है। ठीक है, वर्टेक्स तो दोनों पैराबोला से ओरिजिन ही है। डायरेक्ट्रिक्स, अरे इसी जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आएगी वो आएगी h इक्वल टू माइनस ए। इससे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, x इक्वल टू माइनस ए एंड y इज इक्वल टू माइनस ए, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशंस। और उससे अलावा क्या रहता है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, h स्क्वायर इक्वल टू 4ay में x इक्वल टू माइनस ए डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी, y इक्वल टू माइनस ए डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। और ठीक है, हाँ ये तो वैसे तुम्हें पता होगा कि इस पैराबोला की एक्सिस है x एक्सिस और इस पैराबोला की एक्सिस है y एक्सिस। ठीक है, इस पैराबोला की एक्सिस है y एक्सिस। अब मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं जो फॉर एवरी पैराबोला एप्लीकेबल है। ठीक है, थोड़ा समझना, यहाँ पे स्टार बना रहा हूं, ये PYQ पे एब्स्ट्रैक्टेड कॉन्सेप्ट है, PYQ में यूज हुआ है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैंने देखा मेजोरिटी बच्चों को ये वाला कॉन्सेप्ट पता नहीं होता है। देखो मैं किसी भी पैराबोला की बात करूं ना, वो कोई सा भी वर्टेक्स है ना, दिस इज नॉट ओरिजिन है ना, दिस इज अ बिट ऑफ शिफ्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो लेटर से मेरे पास कोई भी एक पैराबोला है जिसकी वर्टेक्स है h, k। ठीक है, एक पैराबोला है जिसकी वर्टेक्स है h, k ना। ये तुम्हें अभी ऐसा लग रहा था y स्क्वायर इक्वल टू 4ax ही बनाया सर ने, ऐसा नहीं है। इन जनरल कोई भी एक पैराबोला है। ठीक है, दोनों एक्सिस से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वर्टेक्स है। तो चीजें बेटा समझना, अगर मुझे वर्टेक्स दे दिया है और मुझे एनी वन एक्सिस दे दिया, अगर मेरे को वर्टेक्स मिल गया, ठीक है वर्टेक्स मिल जाए और मुझे एनी वन एक्सिस मिल जाए, तो मेरे को पैराबोला की इक्वेशन मिल सकती है। ठीक है, देखो वर्टेक्स ही लाइन पर जो मेरा है डायरेक्ट्रिक्स लाई करता है। ठीक है, वर्टेक्स ही इस लाइन पे मेरा डायरेक्ट्रिक्स विल लाई। मेरा डायरेक्ट्रिक्स इज पैरेलल टू द, मेरी डायरेक्ट्रिक्स इज पैरेलल टू माइनर एक्सिस। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स हमेशा पैरेलल होगी माइनर एक्सिस से, या फिर तुम ये ले लो कि परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस। डायरेक्ट्रिक्स हमेशा मेजर एक्सिस से परपेंडिकुलर होगी, तो इसके परपेंडिकुलर वाली लाइन की इक्वेशन आएगी डायरेक्ट्रिक्स। अब तुम डायरेक्ट्रिक्स और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, डायरेक्ट्रिक्स और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो मेजर एक्सिस से। ठीक है, लेट अस से ये पॉइंट P है, इस P पॉइंट को तुम्हें रिफ्लेक्ट करना है फ्रॉम द माइनर एक्सिस और वहां से तुम्हें फोसाई मिल जाएगा।
वहां से तुम्हें फोसाई मिल जाएगा। अब तुम्हारे पास डायरेक्ट्रिक्स है, फोसाई है, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला तुम लिख सकते हो। रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स टू रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इज एक्सेंट्रिसिटी। क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है जेई 2024 की प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट की लिंक आपको मैं डाल दूंगा इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इस चीज का यूज करो, है ना। ये एक पीवाईक्यू है मेंस में, मुझे लगता है इस साल ये वापस आएगा। क्यों? क्योंकि टैंजेंट नॉर्मल तो वैसे सिलेबस से हटा दिया गया है, हालांकि हम रिवीजन तो करेंगे, बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट अ लॉट ऑन जेई मेंस एंड टीए बॉडी, है ना। तो वो तो अब बनाया जाएगा रिवीजन, ठीक है। तो ये चीज याद रखना पैराबोला में, है ना। वैसे भी मेंस लेवल पे आपको पैराबोला में बहुत ज्यादा डेप्थ पीएचडी नहीं करनी होती है। नेक्स्ट स्टेट प्रॉपर्टी होती है, अब जरा टैंजेंट और इस पे आ जाओ, नॉर्मल्स में, टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, है ना। टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पे टैंजेंट की इक्वेशन थी y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m, और x स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए क्या होती है? x स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए क्या होती है? x स्क्वायर इक्वल टू 4ay की क्या होती थी यार? एक मिनट, ठीक है। और जब अपन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay की बात करेंगे तो उस केस में जब पैराबोला की स्लोप टैंजेंट की इक्वेशन आएगी विद स्लोप m, दैट विल बी इक्वल टू y इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर, y इज इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर, ठीक है। जब y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax आएगा ना, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax में यहाँ पे बस माइनस साइन आ जाएगा, सिमिलरली यहाँ भी से माइनस साइन आ जाएगा, जा नहीं, ठीक है। जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay है तो इक्वेशन अलग हो जाएगी, तब इक्वेशन आएगी my इज इक्वल टू my इज इक्वल टू my इज इक्वल टू एक्स प्लस am स्क्वायर। ये किसकी टैंजेंट है? y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, ठीक है। तो टैंजेंट और नॉर्मल के फॉर्मूले आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, और टू अ पैराबोला, ठीक है। तो पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला में वैसे रिवाइज कराने को ज्यादा नहीं है, तो एक काम करते हैं, पहले जिसमें ज्यादा है ना उस तो रिवाइज कर लेते हैं, रुक जा। वैसे भी टोनिक सब बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, जो जिसमें ज्यादा चीजें है रिवाइज करने का, वहां से करते हैं। पहले सीक्वेंस एंड सीरीज पे आते हैं, पहले इन चीजों में ज्यादा रिवीजन की जरूरत है ना, यहाँ वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ज्यादा है। पैराबोला मेरे को लगता है कि एक ऐसा चैप्टर है जो आप सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू ही रिवाइज कर सकते हो। तो जब सीक्वेंस एंड सीरीज की मैं बात करता हूं, तो एनी सीक्वेंस या कलेक्शन ऑफ टर्म्स, है ना, कलेक्शन ऑफ टर्म्स इन अ पैटर्न, कलेक्शन ऑफ टर्म्स इन अ पैटर्न। किसी एक पैटर्न में बहुत सारे टर्म्स का कलेक्शन, जैसे 1 3 5 7 1 2 3 4, है ना, इस टाइप के। सीरीज क्या होता है? इनका इनके साथ तुम कोई भी एक ऑपरेशन कर दो तो वो सीरीज बन जाती है, ऑपरेशन ऑन सीक्वेंस, ठीक है।
अब सबसे पहले हम लोग सीक्वेंस में अगर बात करें तो किसी भी एक सीक्वेंस ही हमारे पास एक तो होती है nth टर्म an, ठीक है, विच इज गिवन बाय nth टर्म। एक हमारे पास आता है Sn, सम टू nth टर्म, सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। नाउ यू शुड रिमेंबर वन थिंग, Sn माइनस Sn माइनस 1 इज इक्वल टू an। ये एक ऐसा रिजल्ट है जो बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल है, और ये वाला रिजल्ट बहुत ज्यादा ही यूज होता है मेंस एग्जाम में। आप कोई भी अच्छा सवाल उठाओगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है कि an निकालना पड़े, ठीक है। तो Sn माइनस 1 इक्वल टू an, ठीक है। तो किसी भी सीक्वेंस के लिए ये चीज जो है वैलिड होती है, दैट Sn माइनस 1 इक्वल टू an। अब अपन देखते हैं बाकी चीजें। तो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन या सीरीज, एपी, जीपी, एचपी। फिर एपी और जीपी को मिला दो तो बन जाता है एजीपी, ठीक है। और ए जाती है तुम्हारी मिसलेनियस सीरीज, जिसमें ऐसा सही करने का मेथड नहीं होता है, उसमें सोचना पड़ता है। बेसिकली ये टेलीस्कोपिक मेथड दी जाती है, टेलीस्कोपिक सीरीज बोलते हैं जिन्हें, टेलीस्कोपिक। एपी में क्या होता है, डिफरेंस इज कांस्टेंट, डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। Difference of consecutive terms is constant. जीपी में रेशियो कांस्टेंट होता है कंसेक्यूटिव टर्म्स का, ठीक है। रेशियो ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। एचपी क्या हो गया, एचपी क्या हो गया, जब वन इनवर्स ऑफ एलिमेंट्स आर इन, इनवर्स नहीं, रेसिप्रोकल्स आर इन एपी, रेसिप्रोकल्स आर इन एपी, ठीक है। इससे बाद आता है एजीपी, अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर जो है एक पार्ट जो है एपी में रहता है, दूसरा डिनोमिनेटर जो जीपी में रहता है। मतलब न्यूमरेटर, ये ऐसा मान लो कि न्यूमरेटर्स आर इन एपी और फ्रैक्शंस देमसेल्व्स आर इन जीपी, ठीक है। तो इस टाइप की सीरीज को जो अपन एजीपी बोलते हैं, ठीक है। सॉल्वेंट देखेंगे अभी हर टाइप की सीरीज, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो एपी पे आ जाए, है ना। एपी में क्या क्या खासियत होती है कि फर्स्ट टर्म ए हो गया, और अगर कॉमन डिफरेंस डी हो गया तो nth टर्म कैन बी रिटन एज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। nth टर्म कैन बी रिटन एज a n माइनस 1 प्लस डी, ये चीज जो है याद रखना। nth टर्म कैन बी रिटन एज a of n माइनस 1 प्लस डी, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये दोनों चीजें याद रखना, ठीक है। फिर एक चीज बनती है एपी में, समेशन ए है, सिग्मा इक्वल टू 1 से n a n, दैट इज गिवन बाय n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। इसी चीज से मैं ऐसे लिख सकता हूँ n by 2 into a plus n minus 1 into d, ये बन जाएगा n by 2 into a, तो a हो गया, और a plus n minus 1 d is the last term, that is an, ठीक है। तो सम ऑफ द टर्म्स इन एपी के आपके पास ये फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। ठीक है, अब एपी में ही एक अच्छी कैटेगरी आती है, आई थिंक तुमने सुना होगा, व्हेन कॉमन डिफरेंसेस आर इन एपी।
व्हेन कॉमन डिफरेंसेस आर इन एपी, ये वाली चीज तुम्हें टैकल करनी आनी चाहिए। ठीक है, डिफरेंस आर इन एपी, ये वाला भी सवाल जो है जेई देता है कि जब कॉमन डिफरेंस एपी में हो, है ना, जैसे मान लो एस एच सीक्वेंस है, एस जिससे टर्म्स है 1 3, ठीक है, पहले डिफरेंस 2 का आया, फिर लेटर से 4 का आया, ठीक है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, उसके बाद लेटर से 6 का आया, फिर यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, नेक्स्ट 8 का डिफरेंस आया 21 एंड सो ऑन। तो तुम देखो ये जो डिफरेंसेस है दे फॉर्म एन एपी, इनका बीच डिफरेंस इज कांस्टेंट 2 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो है वी हैव अ सीरीज whose differences are in AP। तो जब मेरे को इस टाइप की सीरीज का nth टर्म फाइंड करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? ठीक है, तो भाई देखो अगर डिफरेंसेस एपी में तो सबसे पहले तो मैं nth टर्म का डिफरेंस और nth माइनस वन, nth और n माइनस वन डिफरेंस रिलेट कर सकता हूँ ना, ये बात समझ आई? तो वो तो मेरे आ जाएगा dn इक्वल टू dn माइनस वन प्लस जो भी डिफरेंस प्लस n माइनस वन इंटू डी, जो भी डिफरेंस बन रहा होगा। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। dn इक्वल टू dn माइनस वन प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, उससे बाद जब मुझे nth टर्म देनी है तो an विल बी व्हाट, an माइनस वन प्लस dn माइनस वन। an माइनस वन का अपन क्या लिख सकते हैं, an माइनस टू प्लस dn माइनस टू, वन प्लस dn माइनस टू। फिर an माइनस टू का तुम क्या लिख सकते हो, an माइनस थ्री प्लस dn माइनस थ्री। ठीक है, तो इस तरह से an को तुम लिख सकते हो an माइनस वन, सॉरी इससे तुम रिड्यूस करते हुए a1 प्लस ऑल द डिफरेंसेस d1 प्लस d2 से लेके dn माइनस वन तक। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। और ये जो है ये तुम्हारी बेसिकली एपी है, ये तुम्हारी एपी है। तो यहां से तुम जब एक एपी का सम निकालते हो तो दैट बिकम्स बेसिकली अ क्वाड्रेटिक, दैट बिकम्स बेसिकली अ क्वाड्रेटिक। तो मैं बोल सकता हूं कि मेरे जो डिफरेंसेस आते हैं, तो जब अब मेरे को एक चीज दिखनी चाहिए कि जब मेरे व्हेन डिफरेंसेस आर इन एपी, व्हेन डिफरेंसेस आर इन एपी, अगर तुम्हें ये स्टेप समझनी है कोई बात नहीं, ये रिजल्ट याद रखना। व्हेन डिफरेंसेस आर इन एपी तो हम लोग an को मान लेते हैं समथिंग लाइक अल्फा n स्क्वायर प्लस बीटा n प्लस गामा, जहां पे हम लोग अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जब जब भी हमारे डिफरेंसेस आ रही इन एपी तो हमें एक ऐसी सीरीज मिलती है जिसकी nth टर्म इज अ क्वाड्रेटिक इन n। सो नाउ वी हैव डन एपी। ठीक है, डिफरेंसेस इन एपी, सम ऑफ द टर्म्स इन एपी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एपी। ठीक है, वी वन डिस्कस्ड व्हेन डिफरेंसेस आर इन एपी। एपी के बाद आता है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एपी के बाद इट इज ऑल अबाउट जीपी। नाउ व्हाट हैपेंस इन द जीपी इज कि कॉमन रेशियो जो है वो सेम है, कॉमन रेशियो इज सेम, कॉमन रेशियो जो है दैट इज सेम। तो अगर कॉमन रेशियो मेरा सेम है तो अपन बोलते हैं दैट an अपॉन an माइनस वन, ये कांस्टेंट है, लेट अस से सम r। ठीक है, तो an इक्वल टू r टाइम्स an माइनस वन, दैट इज व्हाट अ जीपी इज। फिर तुम्हारे पास समेशन ऑफ अ जीपी क्या होता है,
फर्स्ट टर्म दैट इज a इंटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, या फिर जब मॉड r इज लेस देन 1, या फिर a टाइम्स r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 व्हेन मॉड r इज ग्रेटर देन। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, जीपी का nth टर्म्स था सम, है ना। जीपी में तो ऐसा ज्यादा कोई थ्योरी नहीं बनती है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका एचपी।